हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हमारा 1991 से 2023 तक हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे सिंपल हो चाहे टफ हो, सब कुछ करवाने वाले हैं। एक आइडिया मिल जाएगा, एक व्यू मिल जाएगा कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाने की संभावना है, किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो इसी के ऊपर हमारा दूसरा वीडियो है, ये 1992 का तीसरा वीडियो है। ठीक है, और साल का ये दूसरा वीडियो, मतलब 1991 कंप्लीट हो गया है, 1992 का है। तो चलते हैं, हम कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो जो लोग नए होंगे वो जान लीजिए, यहाँ प्लेलिस्ट बनी है, जाके प्लेलिस्ट पे वहाँ पर सिर्फ इसी का वीडियो पड़ा है, जाके देख लीजिए। जिनको सिर्फ आपका सब्जेक्ट वाइज चाहिए, घटना चक्र ही ये यूथ का है, जिससे जिनको घटना चक्र ही चाहिए, ठीक है, वो आपका वहाँ पर वीडियो पड़ा है। जैसे ज्योग्राफी का पढ़ना हो तो पूरा ज्योग्राफी करवाया गया है, घटना चक्र का, हिस्ट्री का करना हिस्ट्री करवाया गया है। तो जाके विजिट करिए प्ले लिस्ट पर, वहाँ सब देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर पूरा मिक्स रहता है। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अच्छा लगेगा तो। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो बता दीजिएगा क्या कमी है, मैं उसको सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इनकरेक्ट अबाउट इंडिया इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। पहला क्वेश्चन कथन कह रहा है, नगरों में नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था नहीं था, दियर इज ए प्रॉपर ड्रेन सिस्टम। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये कह रहे हैं। तो ये क्या सही है? हाँ, ये भी सही है, मतलब ये तो सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ठीक है, व्यापार होता था। ठीक है, मिस्र से भी काफ़ी व्यापार होता था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। हाँ, मातृ देवी की उपासना भी की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे। नहीं, लोहे से नहीं, लोग तांबे से परिचित थे। अगर आपके कहे तो लोग तांबे से परिचित थे। तो ये आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन मतलब अगर यहाँ असत्य की बात कर रहा है तो आपका आंसर ये होगा। ठीक है, ये आपके तीनों सही है, मतलब आपके ये सब होते थे वहाँ पर सिंधु सभ्यता में, लेकिन ये नहीं होता था, तो इसलिए ये गलत है। ठीक है, अब देखिए तांबे से वहाँ परिचित है। अब लोहे का प्रयोग कब किया गया? तो लोहे का जाके उत्तर वैदिक काल के में किया गया। ठीक है, तो क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग किया गया, लगभग 1000 ईसा पूर्व से ये साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। बस इसमें यही इतना बताना था। नालियाँ बढ़िया थी, व्यापार भी बढ़िया चल रहा था, और मातृ देवी की मूर्तियाँ भी, मतलब मातृ देवी की पूजा भी किया जाता था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? स्नानागार कह रहा है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। आप सिर्फ मोहनजोदड़ो हड़प्पा में कभी कभी हो सकता है कंफ्यूज हो जाते होंगे कि जब स्नानागार आ जाता होगा। ठीक है, तो स्नानागार तो ऐसे याद कर लीजिए, मोहनजोदड़ो, मान लीजिए मोहन कौन है? मोहन भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण का जब पूजा वूजा करने जाएंगे आप, तो क्या करेंगे? नहा ही, मतलब आप स्नान स्नान करके पूजा करेंगे, वैसे ही सुबह जाके पूजा करने लगेंगे? नहीं, नहाने के बाद ही पूजा करेंगे। तो ऐसे याद कर लीजिए, जब मोहनजोदड़ो आए तो स्नानागार वहीं होगा। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में स्नानागार है, और हड़प्पा में कौन सा होगा? अन्नागार होगा। हड़प्पा में क्या होगा? अन्नागार होगा। तो दोनों कन्फ्यूज ना होइएगा, यहाँ पर स्नानागार है, ये आपका यही वाला सही है, और हड़प्पा में क्या है? अन्नागार है। ठीक है, तो ये दोनों में आप कन्फ्यूज। और लोथल में क्या है? लोथल में भी पूछ सकता है, तो लोथल में गोदी बाड़ा है। ठीक है, गोदी बाड़ा, गोदी बाड़ा लोथल से मिला था। काली बंगा से, तो जुते हुए खेत। ठीक है, जुते हुए खेत, अगर जुते हुए खेत की बात करें तो ये काले बंगा से। तो ये दोनों ट्रिक याद रख लीजिए, जब स्नान करने जाएंगे भगवान श्री कृष्ण का, मतलब स्नान क्या, भगवान श्री कृष्ण का जब दर्शन पूजा करने जाएंगे तो नहा के जाएंगे। नहाना मतलब स्नान करना। और हड़प्पा में अन्नागार। ठीक है, अन्नागार। अब देखिए थोड़ा सा उसके बारे में जान लीजिए, जो आपका स्नानागार है, क्योंकि स्नानागार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मान लीजिए स्नानागार ऐसे बनता था, तो इसके चारों ओर ऐसे ही बनता था। ठीक है, ये ऐसे ही कुछ था। ठीक है,
अब मैं उतना सही नहीं बना पाऊंगा, तो देखिए अगर इसकी ये वाला पोर्शन कितना चौड़ा था, तो ये कितना था, ये 32.90 मीटर था। और ये लंबाई कितनी थी, ये 54.06 की, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये मीटर था। लेकिन जो इसके अंदर, तो इसके बाद ये सीढ़ियाँ लगी रहती थी, तो यहाँ पर पानी भरा रहता था, ठीक है। तो ये जो अंदर था स्नानागार, वो अंदर वाला कितना था, तो वो 11.8 मीटर लंबा था और 7 मीटर 7 मीटर चौड़ा था, ऐसे याद रख लीजिए, 7 मीटर चौड़ा था। तो अंदर वाला जो, क्योंकि ऐसे स्नानागार ये था ना, ये पूरा बड़ा सा था, तो इसके अंदर सीढ़ियाँ लगी थी ऐसे। अब पूछ सकता, कभी सीढ़ियों का भी पूछ सकता है कि जो सीढ़ियाँ थी वो कितनी थी, तो वो जो सीढ़ियाँ थी वो कितनी मीटर चौड़ी थी, 2.43 मीटर सीढ़ियाँ चौड़ी थी। तो अंदर का जो वो है, ठीक है, स्नान कुंड, उसको स्नान कुंड बोलते हैं। तो ये स्नान कुंड अभी भी देखते होंगे कहीं, अगर आप दर्शन वर्शन करने जाते होंगे तो बड़ा सा एक बना रहता है, उसके अंदर जाने पर स्नान कुंड अंदर होता है, ठीक है। तो वहाँ पर देखेंगे, कभी आप कहाँ जाएंगे, अब मैं नहीं जानता कहाँ बना होगा, लेकिन आप कहीं भी गए होंगे तो देखे होंगे। तो ये जो स्नान कुंड है, ये इसकी मीटर चौड़ाई लंबाई है, ठीक है। और पूरा किसका कितना है, 54 और 32, और इसकी सीढ़ियाँ 2.43 मीटर, ठीक है। तो इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा याद रख लीजिए कितना मीटर ये सब है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, ये तो आपको पता चल गया ना, स्नान कुंड की है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो आर्यों के पूर्व, प्री आर्यन से पहले माना जाता है, ठीक है। तो पूर्व आर्यन से पहले मूर्ति पूजा का मतलब हड़प्पा वासियों ने भी मूर्ति पूजा किया था, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई मूर्तियां मिली हो थी, ठीक है। वो मतलब चाहे आप शंकर भगवान का देख लेंगे तो कई मूर्तियां मिली थी, तो मतलब पूजा तो किया जाता था। आर्यों के समय में उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो ठीक है, ये याद रखिएगा, पूर्व आर्य आर्य से ये मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है, बस इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, ठीक है। और अगर मौर्य काल के बारे में पूछे कि मौर्य काल के में, तो इतिहास साम्राज्य निर्माण का पहला प्रयास इन्होंने ही किया था, ठीक है। साम्राज्य निर्माण अगर पूछा जाए तो सबसे पहले साम्राज्य निर्माण, मतलब जो साम्राज्य जो बन रहा था, राजा ये सब होते थे, तो मौर्य काल में माना जाता है। तो इससे पहले भी साम्राज्य निर्माण, जैसे नंद भी साम्राज्य वहाँ भी हुआ था, लेकिन वो सब उतना प्रॉपर ढंग से नहीं उनका मिलता है। लेकिन ये जो मौर्य है, इनका प्रॉपर ढंग से मिलता है, इनका एक डेट तारीख सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर तो ये होगा, ये भी याद रख लीजिए थोड़ा सा। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा सही नहीं था, बताइए, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सही नहीं था। Which of the following was not part of the early republic? तो योयोध नहीं था। अब देखिए, बुद्ध काल के में लगभग 10 गणराज्यों के अस्तित्व के मतलब प्रमाण मिलते हैं। तो वो 10 गणराज्य कौन है, वो भी याद रख लीजिए। कहीं मतलब बार बार आपसे पूछ लिया जाता है कि बुद्ध काल के में जो गंगा नदी नहीं बहती है, वहाँ पर गणराज्य होते थे, ठीक है। तो वो 10 गणराज्य कौन है, ये बताना है। तो कौन पहला, अगर आप बात करेंगे तो कपिल वस्तु के शाक्य होते थे, तो कपिल वस्तु के शाक्य ये भी एक गणराज्य होते थे, ठीक है। कपिल वस्तु के शाक्य। दूसरा क्या है, सुमार पर्वत के भग्ग, ठीक है। सुमार पर्वत के भग्ग, ऐसे थोड़ा सा याद रख लीजिए, ज़्यादा मत वो करिए, क्योंकि आप पूछेगा लेकिन उतना नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको आइडिया होगा तो हो सकता है कभी पूछ ले। केश पुत्र के कलाम, ठीक है, केश पुत्र के कलाम। चौथा हो गया अल्पक के बोली, अलकप के बोली, ये क्या थे, गणराज्य थे, ठीक है। पांचवा कौन सा है, राम ग्राम के कोलिए, तो राम ग्राम के कोलिए। पावा के मल्ल, पावा ये भी गणराज्य थे, पावा के मल्ल। छठा हो गया, सातवां हो गया कुशी नारा के मल्ल, तो ये कुशी नारा
के मल्ल, आठवां हो गया ये मिथिला के विदेह, मिथिला के विदेह, ठीक है। नौवां हो गया वैशाली के लिच्छवी, ठीक है, वैशाली के लिच्छवी। और 10वां कौन सा हो गया पप्पलीवन के मौर्य, पिप्पलीवन के मौर्य। ये बुद्ध काल में 10 गणराज्य मौर्य लिखा गया है। पप्पलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल, राम ग्राम के कोली, अल्पक के बुली, केशपुत्र के कलाम, सुसुमार के पर्वत के भग्ग, कपिलवस्तु के शाक्य, ठीक है। तो ये गणतंत्र माने जाते थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। which is here is all over, which is not here is now here, this statement given by if, मतलब जो वहाँ यहाँ है वह अन्य भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है। देखिए लोग कहते हैं सिंपल क्वेश्चन आता है, अब देखिए ग्रंथ हो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये सिंपल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इसको नहीं लगा सकते, ठीक है। तो कहाँ से लिया गया है, अब यही क्वेश्चन अगर आज पूछ ले तो आज भी आप कहेंगे हाँ ये टफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये महाभारत से लिया गया है। कहाँ से, महाभारत। अब आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास। महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास, लिख दीजिए वेद व्यास। अब पूछते हैं रामायण के रचयिता कौन से हैं, तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। इन्हीं के नाम पर वो अभी जब वहाँ पर अयोध्या में क्या वो एयरपोर्ट का नाम भी रखा गया है, तो ये वाल्मीकि, ठीक है। राजतरंगिणी के, तो राजतरंगी के कल्हड़ हैं। बस चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था, ये इनका कहने का मतलब है कि जो हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था वो कितना, मतलब अगर जो हिंदू पुराणों में और किसी में उपनिषद किसी में भी दिया जाता था कि इतना कर आप दे सकते हैं, इतना कर अलाउ था, तो कितना कर अलाउ था, उपज का आधा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का 1/3 भाग, उपज का 1/4 भाग, कितना अलाउ था, तो कितना अलाउ था, उपज का छठा भाग। कौन सा, उपज का छठा भाग, ठीक है। ये कहाँ पर लिखा गया था, तो ये मनु स्मृति तथा नारद स्मृति में उल्लेख है इसका, किसका, मनु स्मृति एंड नारद स्मृति, यहाँ पर उल्लेख मिलता है। मनु स्मृति और नारद स्मृति में कहा गया है कि छठा भाग ले सकते हैं, इसीलिए राजा को क्या बोला जाता है, षड्भोक्ता बोला जाता है, षड्भोग भृता, ठीक है, षड्भोग भृता, ठीक है, मतलब छठा भाग भोगता है, भोगता राजा ही। तो षड्भोग भृता किसको कहा जाता था, राजा को कहा जाता था, किस लिए, क्योंकि वह उपज का छठा भाग रखता था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता था, तो आप भी जानते होंगे क्या, किस नाम से जाना जाता होगा, धर्मचक्र परिवर्तन। महाभिनिष्क्रमण किस नाम से जाना था, जब उन्होंने गृह त्याग कर दिया था तो इसके नाम से गृह त्याग, तो गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या है, जब ये मर गए थे, ठीक है, ये गृह त्याग हो गया, ये सब जब पहला उपदेश दिए थे 5 शिष्यों को, इसके बाद जब वो मर गए थे, मतलब कब उनकी मृत्यु हुई थी, 463 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में, ये भी याद रखिए, कुशीनगर में जब उन मर गए तो उनका तब उनको क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण, उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मृत्यु महापरिनिर्वाण, गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण, और 5 जो शिष्यों को उपदेश दिए थे वो धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वाला देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, संसार स्थिर है और क्षणिक है, यह निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये बताइए।
किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म में अगर आपसे पूछे कि क्षणिकवाद में विश्वास करते थे, ये मतलब ये, तो हाँ, ये क्षणिकवाद का मतलब बुद्ध भी मतलब बौद्ध धर्म भी क्षणिकवाद मानता है। कौन सा? क्षणिकवाद। ठीक है। बुद्ध में एक यहाँ पर बुद्ध के उपदेश की बात आता है, एक वर्ड आता है, याद रख लीजिए, प्रतीत समुत्पाद। ये वर्ड याद रखिए, प्रतीत समुत्पाद। ये वर्ड क्या है? इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? कि संसार की सभी वस्तुएं कार्य और करण पर निर्भर करती हैं। ठीक है, क्या है? कार्य और करण पर निर्भर करती हैं। इसी में जो ये प्रतीत समुत्पाद है, इसी में बुद्ध के पूरे जितने भी उपदेश हैं उनका सार और उनकी शिक्षाओं का वर्णन का मतलब स्तंभ माना जाता है ये। ठीक है, प्रतीत समुत्पाद है, इसी पर पूरा बेस है उनकी उपदेश और उनकी शिक्षाएं। तो अगर ये वर्ड कभी आ जाए कि प्रतीत समुत्पाद, ये कौन से धर्म से रिलेटेड है, हो सकता है आपको जैन धर्म दे दिया जाए, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, तो आप किसमें कहेंगे? ये आपका किसमें? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका मतलब क्या होता है? सभी वस्तुएं कार्य और करण पर निर्भर होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बताइए। गौतम बुद्ध के बारे में देखिए कहाँ से दो क्वेश्चन आ गया है गौतम बुद्ध के बारे में। इसका मतलब गौतम बुद्ध के टॉपिक को आपको पढ़ना होगा अच्छे से। ठीक है, तो क्या कह रहा पहला? वह कर्म में विश्वास करते थे। तो हाँ, कर्म में तो हर मतलब कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो कर्म में विश्वास नहीं करता, सभी लोग कर्म में विश्वास करते हैं। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते हैं। तो हाँ, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, अगर कहीं दिया रहे कि आत्मा में विश्वास करते थे, तो आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था कि नहीं, तो हाँ, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। तो हाँ, निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे। यही बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य ही होता था कि बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्माण, ताकि ऐसे ना महापरिनिर्वाण। तभी तो महात्मा बुद्ध का अभी अभी हम आपने को आगे ही बताएं कि महापरिनिर्वाण जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तभी। तो ये तो आपका सही है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मतलब ये पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं। तो पुनर्जन्म की बात करते थे। हाँ, अगर कहा जाए कि आत्मा में विश्वास नहीं करते, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वह कर्म में विश्वास करते थे, कर्म में तो विश्वास करते थे। तो 1 2 3 ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, चौथा तो आपका वैसे ही गलत है। तो इसमें कौन सा सही होगा? पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? बताइए, किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये कहाँ कहा गया? गीता पर। फल की चिंता मत करो, कर्म करो, मतलब भगवान श्री कृष्ण ही कहते थे, उपदेश देते थे जब लड़ाई हो रही थी। ठीक है, तो ये गीता में। ठीक है, यहाँ पर आपको वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, महाभारत गीता से। अब देखिए ये क्वेश्चन बताइए, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। पाणिनि। ठीक है, तो पाणिनि कहाँ से जाएगा? पाणिनि अष्टाध्यायी जाएगा, तो अष्टाध्यायी लगा दीजिए, एक का तीसरा हो जाएगा। वात्स्यायन, वात्स्यायन कामसूत्र। ठीक है, चाणक्य, तो चाणक्य कहाँ कहाँ जाएगा? अर्थशास्त्र। ठीक है, तो चाणक्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य राजतरंगिणी। तो ये कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। डी का दूसरा, तो डी का दूसरा। ठीक है, एक ही में। नेक्स्ट देखते हैं। विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता है? विक्रम संवत बताइए कब से प्रारंभ होता है? तो विक्रम संवत किस कब से प्रारंभ होता है? इसमें सब कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 57 ईसा पूर्व। ठीक है, 57 ईसा पूर्व ये प्रारंभ होता है। शक संवत कब से प्रारंभ होता है? तो 78 से। तो यहाँ पर ये नियर अबाउट यहाँ 57 कर लेंगे तब भी सही हो, तभी सही हो जाएगा। ठीक है, 58 नहीं, 57 ईसा पूर्व। ठीक है, तो विक्रम संवत और शक संवत दोनों याद रखिए। जब विक्रम याद रखिए तो शक भी याद करिए। ठीक है, शक संवत। ठीक है, शक संवत, शक विक्रम, ये विक्रम 57 ईसा पूर्व।
बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? बताइए, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम अगर बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कहीं से प्रारंभ हुआ तो वो मथुरा से ही प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, कुषाण काल में। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, ये बताइए। कौड़ी, दिनार, निष्क, पड़। अब देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं। गुप्त काल में सोने, चांदी तथा तांबे तीनों के सिक्के चलाए गए थे। किसके? सोने के भी, चांदी के भी और तांबे के भी। अब सोने के मुद्रा को दिनार कहते थे। क्या कहते थे? दिनार कहते थे। चांदी के मुद्रा को क्या कहते थे? चांदी की मुद्रा को रूपक कहते थे। रूपक, चाहे रूपक कहिए चाहे रूपक के कहिए, ठीक है। तो चांदी की मुद्रा को रूपक कहते थे। तांबे की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो इसका कोई नाम का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन इसके बारे में एक चीज़ ये पूछा जाता है, तांबे के सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तांबे के सिक्के को किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम जारी किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता था। क्या कहा? विक्रमादित्य भी कहा जाता था। इन्होंने ही सर्वप्रथम तांबे के सिक्के को जारी किया। तो याद रखिएगा, स्वर्ण मुद्रा क्या कहा? दिनार कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक। अब इसको कैसे याद करेंगे? बार बार आप भूल जाते होंगे। अब देखिए यहाँ लिखा गया है राक्षस। देखिए मतलब वो कुछ वैसा मत समझिएगा, मैं सिर्फ ट्रिक याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ लिखा गया है राक्षस। अब यहाँ लिखा गया है दत्त, मतलब दैत्य। यहाँ दैत्य लिखा गया, दैत्य और राक्षस एक ही होते हैं, तो विशाख दत्त। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस। कालिदास की रचना कौन थी? अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, सबसे महान रचना इनकी मानी जाती है अभिज्ञान शकुंतलम। याद रखिएगा, कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट देखते हैं। तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की थी? बताइए, सम्राट अशोक ने अपनी राजधानी हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की थी? तो हर्षवर्धन का काल कब से कब माना जाता है? 606। ये भी कई बार पूछा गया है। 606 से 647 ईस्वी के बीच में इनका कार्यकाल माना जाता है। इन्होंने कब गद्दी पर बैठे थे? तो ये 606 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, जानकारी कहाँ से मिलती है? सबसे इम्पोर्टेंट है बाणभट्ट की हर्षचरित। बाणभट्ट ने एक पुस्तक लिखी थी हर्षचरित, जहाँ से सम्राट हर्ष के पूरे जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो कौन? बाणभट्ट की हर्षचरित से मिलती है। तो इन्होंने थानेश्वर से कहाँ पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज स्थापित की थी। कहाँ पर? कन्नौज। इसी कन्नौज को एक नाम और दिया जाता है। कौन सा नाम? महोदय नगर। आपको याद होगा, महोदय नगर दिया जाता था। ठीक है, महोदय नगर। तो यही महोदय नगर ही अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ओंकार वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए, ओंकार वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ओंकार वाट का मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में स्थित है। किसने बनवाया था? तो इसका निर्माण किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। किसने? सूर्यवर्मन द्वितीय ने कब बनवाया था? 1125 ईस्वी में बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें? 1125 ईस्वी में। अब ये कंबोडिया में भले ही है, लेकिन ये इसमें कला किसका प्रयोग हुआ है? तो भारतीय स्थापत्य कला का प्रयोग इसमें मिलता है। ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। लोग कहते हैं सिंपल क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे किसके कार्यकाल में? तो वो किसके कार्य में? कुलोतुंग फर्स्ट के कार्यकाल में भेजे गए थे। ठीक है, किसके कार्य में? कुलोतुंग फर्स्ट के कार्यकाल में भेजे गए थे।
तो याद रखिएगा ये चोल साम्राज्य की बात कर रहा है, ठीक है। इससे पहले राजराज फर्स्ट और राजेंद्र प्रथम ने भी चीन में राजदूत भेजे थे। इन्हों राजराज फर्स्ट और राजेंद्र प्रथम ने भी चीन में अपने राजदूत भेजे थे। लेकिन अगर 72 व्यापारी की बात करें तो कुलोतुंग फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। किसने बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? तो हमने अपने ये वाला काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है 8 बजे वाले वीडियो में। तो बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखिएगा वो बाजार नियंत्रण कार्यों की देखभाल के लिए इस अलाउद्दीन खिलजी ने 2 प्रकार के मतलब वो विभाग बनाए थे। तो वो विभाग कौन से थे? बहुत बार पूछा जाता है कि इस विभाग को किसने लाया था। एक विभाग लिख लीजिए दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत, ठीक है। और एक है सहना मंडी, सहना ए मंडी। ये दोनों विभाग याद कर लीजिए, पूछ सकता है कि ये किसने लाया था। तो अब जब अभी तो यहाँ पर आपको पता होगा, लेकिन जब ढेर सारे विभाग आ जाते हैं, अर्ज दीवाने रिसालत, तो ये सब थोड़ा सा वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कौन कौन लाया, ठीक है। दीवाने कोही, मोहम्मद बिन तुगलक ने कोही लाया था कृषि के लिए। तो ऐसे ऐसे वहाँ पर आ जाएगा मिलाने के लिए। तो दीवाने रियासत और सहना मंडी किसके द्वारा लाया गया था? दोनों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था। दीवाने रियासत और सहना ये मंडी। जैसे मंडी है, बाजार तो मंडी ही है ना। अगर आप कहते हैं बाजार जा रहे हैं या मंडी जा रहे हैं तो क्या सब्जी उब्जी लेने क्या जाते हैं? बाजार ही तो जाते हैं या मंडी तो जाते हैं। तो ऐसे याद रखिए, जब बाजार आ जाएगा या मंडी आ जाएगा तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम था अरब व्यापारी, ठीक है। किसने कब आक्रमण किया था? तो 712 में। कभी कहीं 711 भी दिया रहता है, तो 711-12 के आसपास ही लगाइएगा। ये प्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारी था यह, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? मीर बाकी ने किया था, ठीक है। किसने? मीर बाकी ने। इसी पे झगड़ा जो चल रहा था, मीर बाकी ने। तो मीर बाकी ने अयोध्या में स्थित किसका? बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था, ठीक है। किसका कार्यकाल था ये? आपको पता होगा, बाबर का कार्यकाल था, ठीक है। किसका? बाबर का कार्यकाल। तो इसीलिए बाबरी मस्जिद पड़ा। बाबर का कार्यकाल था, लेकिन उसका निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? टोडरमल बताइए। तो टोडरमल ने किस भू राजस्व, ठीक है, लैंड रेवेन्यू में आपको ख्याति प्राप्त की थी। तो टोडरमल अगर जब्ती एक प्रणाली आती थी, कौन सी? जब्ती प्रणाली, याद रखिए, जब्ती प्रणाली। या इसी का वास्तविक जनक अगर किसको माना जाता है तो ये टोडरमल को माना जाता है। इस प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इस प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले शेर शाह ने किया था। शेर शाह, तो ठीक है, सबसे पहले इस प्रणाली का शेर शाह। अब देखिए टोडरमल ने जो अकबर एक लाया था, जिससे ये जब इसका ये किया था शेर शाह, अकबर ने एक प्रणाली लाया था, आईने दहसाला, ठीक है। इसी पर बेस था जब्ती प्रणाली। तो आईने दहसाला, आईने दहसाला आपसे पूछ सकता है कि आईने दहसाला किसने लाया? तो ये अकबर ने लाया। किसने लाया था? अकबर ने लाया था। और किसकी सहायता से लाया था? तो टोडरमल की सहायता से भी यही, मतलब टोडरमल की सहायता से ही ये आईने दहसाला लाया था अकबर ने, ठीक है। तो आईने दहसाला पूछेगा किससे रिलेटेड है? अकबर से रिलेटेड है, ठीक है। कब मतलब ये किसकी सहायता से लाया? टोडरमल की सहायता से। टोडरमल किस क्षेत्र में था? तो टोडरमल भू राजस्व के क्षेत्र में था। किस क्षेत्र में? भू राजस्व के क्षेत्रों का में था। जब्ती प्रणाली का वास्तविक जनक कौन है? यही है टोडरमल। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सही है? अब कह रहे हैं क्या मुगल चित्रकला में वार सीन था, युद्ध दृश्य था, एनिमल बर्ड्स एंड नेचुरल सीन था, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य था?
और ये दरबारी चित्र ये भी था। तो मतलब अगर मुग़ल चित्रकला में बात करें तो सभी चीज़ें प्रेजेंट थी वहाँ पर। तो ठीक है, तो डी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? मुगल काल में सेना का प्रधान, तो मुगल काल में सेना का प्रधान कौन कहलाता था? मीर बख्शी कहलाता था। ठीक है, तो जैसे आप क्या सेना का प्रधान मतलब कर्नल वर्नल, उस जैसे इस समय का कर्नल उसी समय होगा। तो सेना का प्रधान ये जैसे सैनिकों का हुलिया, वेतन, घोड़ों को दागना, ये सब मतलब जो सिस्टम था, ये जांच करना घोड़ों की, तो ये सब सिस्टम वही करता था मीर बख्शी। ठीक है, मीर बख्शी का एक काम बहुत इंपॉर्टेंट था, जानते हैं क्या? मनसबदारों की नियुक्ति की सिफारिश भी वही करता था, मीर बख्शी ही करता था। मनसबदारों के जो नियुक्ति उनकी कैसे की जाती है, मतलब कहते हैं इनको कर दिया जाए। ठीक है, जैसे आजकल क्या नहीं जाता कि हाँ इनको भी बना दिया जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा तो ये मीर बख्शी, तो मीर बख्शी होता है सेना का प्रधान। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, किस पर आधारित थी अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था? तो अभी हमने बताया किस पर आधारित थी, मनसबदारी। एक चीज़ ये पूछा जाता है, क्या मनसबदारी व्यवस्था आनुवांशिक थी, जैसे राजा का बेटा राजा? ठीक है, तो ऐसा नहीं था। ठीक है, यह आनुवांशिक व्यवस्था नहीं था। मान लीजिए कोई आदमी है वो मनसबदार है, तो वो अगर मनसबदार है तो उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा मनसबदार नहीं बन सकता था। ठीक है, वो वहीं समाप्त हो जाता था उसका मनसब, चाहे 5,000 का हो, चाहे 3,000 का, चाहे जितने का हो। ठीक है, तो वो सब वहीं पर, मतलब ये कहने का मतलब है कि वो आनुवांशिक नहीं था। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये मनसबदारी प्रथा ये अकबर के दिमाग में कैसे आया? देखिए, ये अकबर ने, चंगेज खां था उसका यही प्रणाली था, दशमलव प्रणाली। ये भी आपसे पूछ सकता है कि दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली कौन लाया, मतलब दशमलव प्रणाली ये कौन चला रहा था? तो ये चंगेज खां चला रहा था। इसी पर बेस था मनसबदारी। ठीक है, जैसे मनसबदारी होता था, दिया जाता था पद, उसी प्रकार से चंगेज खां दशमलव प्रणाली प्रारंभ करता था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अकबर ने बीजापुर की विजय कब की थी? देखिए अकबर आ रहा, औरंगजेब लिखा गया, अकबर आ रहा है। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी ये बताइए। तो कब की थी? 1686 में। विजय किसके खिलाफ की थी? तो आदिल शाह के खिलाफ। ठीक है, आदिल शाह इसके खिलाफ विजय किया था, इसने आत्मसमर्पण कर दिया था 1686 में औरंगजेब के सामने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, आपसे एक चीज़ कहना चाह रहा था कि अगर आपको मान लीजिए यहाँ से नहीं पढ़ना तो आप एक बार पढ़ लीजिए, आपके अगर बुक आपके पास हो तो एक बार इस क्वेश्चन, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप पढ़ लीजिए। नहीं तो इसको ही 2 के, अगर आपके पास टाइम ना हो तो इसको ही 2 की स्पीड में देख लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। इसके बाद जब आप रीडिंग करेंगे प्रॉपर, तब आपके दिमाग में एक आइडिया रहेगा, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो बताइए, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल शासन के कार्यकाल में हुआ? तो ये किसके कार्यकाल में? शाहजहाँ के कार्यकाल में हुआ। लेकिन शाहजहाँ के कार्यकाल में हुआ, लेकिन योगदान शाहजहाँ नहीं दिया था। योगदान कौन? दारा शिकोह ने दिया था। दारा शिकोह ने क्या किया था? उपनिषद, भगवत गीता, योग वशिष्ठ का अनुवाद किस में करवाया था? फारसी में करवाया था। ठीक है, ठीक, और किस नाम से भी जाना जाता था? जैसे जो उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता था? सिर्र ए अकबर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता गया था, सिर्र ए अकबर क्या था? तो सिर्र ए अकबर उपनिषद का फारसी में अनुवाद था। ठीक है, सिर्र ए अकबर उपनिषद का फारसी में अनुवाद। अब देखिए, दारा सुकोह की भी एक पुस्तक याद रखिए, हो सकता है कभी पूछ ले, मंजुल, याद रखिएगा, मंजुल बहरीन। ठीक है, बहरीन, तो मंजुल बहरीन एक पुस्तक थी, ये आपकी किसकी थी? मंजुल बहरीन। ठीक है, ये किसकी थी? दारा शिकोह की, दारा शिकोह की। नेक्स्ट देखते हैं।
शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो सिंपल है, कहाँ पर? सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ बताने लायक नहीं था। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है ये बताइए। तो अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? सिकंदराबाद में स्थित है। ठीक है। किसने निर्माण करवाया था अकबर के मकबरे का? तो अकबर के मकबरे का योजना तो अकबर ने ही बनवाया था अपने मकबरे का निर्माण, लेकिन इसका निर्माण 1612 ईस्वी में किसने? जहांगीर ने किया था। उसके पुत्र जहांगीर ने इसका निर्माण किया था। ठीक है। नेक्स्ट देते हैं, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो कौन सा कारण नहीं है? रिलीजियस अवेयरनेस, जियोग्राफिकल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल अवेयरनेस या हाई लीडरशिप पावर। तो नहीं है, तो ये कौन है? जियोग्राफिकल होगा ही, क्योंकि उस साइड ज्योग्राफी के हिसाब से काफ़ी एरिया अच्छा था। धार्मिक चेतना, क्योंकि यहाँ पर उस समय बहुत से संत, चाहे तुकाराम की बात करें, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, रामदास, किसकी बात करें, वो सब मराठी भाषा में ही अपना उपदेश देते थे। उच्च नेतृत्व की शक्ति, जैसे शिवाजी के कितना किसके पास उच्च नेतृत्व था, तो ये सब सही है, लेकिन राजनीतिक जागृति उन सबके पास नहीं थी। वो ये थोड़ा सा लड़ाकू प्रजाति के थे। डिप्लोमेटिक की बात नहीं, मतलब जो डिप्लोमेटिक्स बात किया जाता है प्रेजेंट टाइम में, वो इन सब नहीं करते थे, ये सब लड़ाई की बात करते थे। ठीक है, हमेशा। तो पॉलिटिकल अवेयरनेस की कमी थी। ठीक है, ये आपका गलत होगा, सी वाला आपका सही है। रैयत वाली प्रथा प्रारंभ की थी, किसने रैयत वाली प्रथा प्रारंभ की थी? तो ये भी सिंपल है। तो दो लोग थे, एक टॉमस मुनरो थे, एक कैप्टन रीड थे। कैप्टन रीड, ये दोनों लोग मिलकर किसकी? रैयतवाड़ी प्रथा लागू किए थे, प्रारंभ किए थे। कब, कहाँ पर पहली बार ये लागू किया गया था? तो 1802 ईस्वी में। कहाँ पर? मद्रास में ये रैयत वाली प्रथा लागू किया गया था। कितने % भूमि पर लागू किया गया था ये रैयतवाड़ी प्रथा? ये 51% क्षेत्र पर ये रैयतवाड़ी प्रथा लागू था। इसके अंतर होता क्या था? तो रैयत, यहाँ रैयत लिखा गया, रैयत मतलब क्या है? किसान। तो मान लीजिए ये इंग्लिश है, ये अंग्रेज है, ये अंग्रेज है, ठीक है, और ये क्या है? ये रैयत है। रैयत मतलब किसान। अब ये जो बिचौलिया हैं ये नहीं यहाँ पे थे, डायरेक्ट आपका अंग्रेज रैयत से ही वसूल करते थे। ठीक है, जितना भी वसूल करना रहता था वो डायरेक्ट रैयत से ही वसूल करते थे। बिचौलिया का गेम ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, तो ये वाला याद रखिएगा। रैयतवाड़ी प्रथा किससे? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। 1802 ईस्वी में मद्रास में पहली बार ये लागू किया गया था। और इसमें क्या हुआ था? 51%। ठीक है, 51% भूमि पर ये लागू किया गया था। अंग्रेज सीधे रैयत मतलब किसान से अपना लगान वसूलते थे। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये बताइए कौन सुमेलित क्रम में है? तो एनी बेसेंट का यंग इंडिया नहीं है। आप यंग इंडिया और न्यू इंडिया में बहुत बार कंफ्यूज हो देंगे। अगर एनी बेसेंट की बात करें तो ये न्यू इंडिया। अब देखिए कैसे याद करेंगे। एनी बेसेंट मतलब ये भारत आए थे न्यू इंडिया देखने। ठीक है, इसीलिए गांधी जी तो यहीं थे, तो इसलिए इनको यंग चाहिए मतलब उनको ऐसे यंग इंडिया किसका था? गांधी जी का। तो कैसे याद करेंगे? गांधी जी को लड़ाई करने के लिए यंग लोग चाहिए था। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। महात्मा गांधी, अब देखिए इसका ये होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए। अब न्यू इंडिया कौन सा है? तो महात्मा गांधी का यंग इंडिया होना चाहिए, तो ये उल्टा दिया था। बीजी तिलक, ये एकदम सही है। केसरी, केसरी पूछा जाता है किस लैंग्वेज में था? तो केसरी आपका मराठी लैंग्वेज में था। और जो एक मराठा इनका पेपर था, मराठा, ये किस लैंग्वेज में था? ये अंग्रेजी लैंग्वेज में था। ठीक है, अब ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इनका नहीं था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का था बंगाली। बंगाली इनका बहुत प्रसिद्ध पेपर है। ठीक है, बंगाली। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। किन दो नेताओं ने भारत में दौरा का सामाजिक उत्थान का कार्य किया? Which of the following two leaders visited across India for social upliftment? मतलब भारत में दौरा किया और सामाजिक उत्थान का कार्य किया।
तो कौन कौन से ये दो नेता थे? तो वो गांधी जी और तिलक थे। गांधी जी ने बहुत ही मतलब सबसे ज़्यादा कब 1932-33 के बाद गांधी जी ने सबसे ज़्यादा भारत का दौरा किया था। ठीक है, मतलब वो जो हरिजन थे उनको अपलिफ्ट करने का काम किया था। उससे पहले कौन, गंगाधर तिलक जी ने लगभग उस महाराष्ट्र के एरिया में और नीचे दक्षिण भारत के एरिया में वहाँ पर काफ़ी दौरा किया था। और वहाँ भी काफ़ी लोगों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उन्होंने कई स्कूलें भी पुणे में खोली थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, गांधी जी और तिलक। राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था? बताइए, किसका विरोध? सती प्रथा तो किया ही था, इसका तो हटा ही दीजिए। विधवा विवाह का भी किया था। ठीक है, और बाल विवाह का भी किया था, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का विरोध उन्होंने नहीं किया था। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध इसलिए नहीं किया था क्योंकि गांधी जी राजा राम मोहन राय ये चाहते थे कि पाश्चात्य शिक्षा जब अब भारतीय लोगों को पता होगा थोड़ा सा, पाश्चात्य शिक्षा मतलब क्या, अंग्रेजी शिक्षा थोड़ा ज्ञान होगा, तो जो वो अंग्रेज इन पर अत्याचार करते तो वो उतना नहीं कर पाएंगे। वो हो सकता है जवाब दें उनको। ठीक है, उनको अपनी भाषा में ये उनके या जो उनकी बुक्स हैं उसको, मतलब आज भी देखते हैं कई बुक्स ऐसी होती हैं जो हिंदी लैंग्वेज में नहीं जो मेन अच्छी बुक होती हैं वो हिंदी लैंग्वेज में नहीं आती। ठीक है, वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आती है। तो अगर कुछ चीज़ें जानकारी लेनी हो तो उस समय बुक ही नहीं अवेलेबल थी, सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल थी। तो इसीलिए राजा राम मोहन राय की जो सोच थी आज भी इफ़ेक्टिव है। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि ये गलत सोच थी इनकी आज तो यही सब फॉलो भी कर रहे हैं। ठीक है, आज देख रहे हैं सबसे ज़्यादा इंग्लिश मीडियम के ही स्कूल बन रहे हैं, हिंदी मीडियम के गायब भी हो जा रहे हैं। ठीक है, तो वो उनकी जो सोच थी आज एकदम पूरी तरह से लागू है। वेस्टर्न पाश्चात्य शिक्षा पर आधारित शिक्षा के माध्यम से के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? तो किसने की थी शिक्षा के रूप में अंग्रेजी की वकालत? तो ये किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, इस लॉर्ड मैकाले का एक कथन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक बात कहता था कि जो भारतीय साहित्य है या अरब साहित्य है वो यूरोप की एक अलमारी के लायक भी नहीं है। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसी बातें करता था ये लॉर्ड मैकाले। मतलब मैं ये नहीं कहता कि ये खराब मतलब लाया था शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा ये, लेकिन जो ये मतलब व्यंग कर रहा था वो व्यंग इसका खराब था। ठीक है, ये लॉर्ड मैकाले का, क्योंकि इसको नहीं पता था कि महाभारत जैसे और ये कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम और उपनिषद इतने मतलब महान महान ग्रंथ है हमारे यहाँ पढ़े थे। ठीक है, जिससे पूरी दुनिया ज्ञान लेती है प्रेजेंट टाइम में। तो ये अगर आज होता तो इसको पता चलता कि कितना इम्पोर्टेंस था। निम्न में से कौन सा क्रम बताइए सही है? रेगुलेटिंग एक्ट, सूरत की फूट, बंगाल का विभाजन और मुस्लिम लीग की स्थापना। क्रम इनका बताइए। तो आप पता ही होगा कौन सा क्रम। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 ईस्वी में आया था। 1773 ईस्वी में। ठीक, ये आया था रेगुलेटिंग। सूरत की फूट कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। 1907 में सूरत की फूट हुई थी। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ये जान लीजिए, आप सबका एक रिवीजन ही चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इस सीरीज को सीरियस होकर पढ़ा करिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ आपका रिवीजन होगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, सूरत का विभाजन सूरत स्प्लिट 1907 में, बंगाल का विभाजन 1905 में, मुस्लिम लीग 1906 में। तो अपने हिसाब से लगा लीजिएगा कौन कौन सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, सुमेलित कीजिए कौन सा, ये बताइए। यहाँ पर कुछ हो गया, कुछ यहाँ पर हो गया है। अब बताइए कौन सा इसमें सही सुमेलित है। बारदौली में से कौन से रिलेटेड है? तो बारदौली से सिंपल ही है, बारदौली से सरदार पटेल, यहीं से तो महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। तो ये आपका चौथा हो जाएगा। और चंपारण तो गांधी जी हो जाएगा। ठीक है, कूका आंदोलन और लाल कुर्ती गफ्फार खान से याद रख लीजिए। कूका राम सिंह। ठीक है, कूका याद रखिएगा, राम सिंह से रिलेटेड है। ठीक है,
कूका आंदोलन कब से चलाया गया? तो कूका आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1840 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था ये पूछा जा सकता है। तो भगत जवाहरलाल मल, ठीक है, भगत जवाहर मल द्वारा, भगत जवाहर मल इनके द्वारा शुरू की गई थी। क्या? यही आपका कूका आंदोलन। अब देखिए, गफ्फार खान को क्या बोला जाता था? इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। क्या? सीमांत गांधी, सीमांत गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता था। ये देखिए, इनका जो संगठन था वो लाल कुर्ती पहनते थे, इसीलिए लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी ये प्रसिद्ध हुए थे। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च किया। गांधी जी ने दांडी मार्च किया, हाँ तो ये तो सही है, गांधी जी ने दांडी मार्च किया ही था। दूसरा क्या? वह गरीब जनता को निःशुल्क नमक दिलाना चाहते थे। ठीक है, ये गलत है। गरीब जनता को निःशुल्क नमक दिलाना चाहते थे? नहीं। ठीक है, वो निःशुल्क नमक नहीं दिलवाना चाहते थे। जो नमक के ऊपर कर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था उस समय, उसको मतलब कम करवाना चाहते थे दबाव डाल के। ठीक है, वो नमक को निःशुल्क नहीं दिलवाना चाहते थे, तो जो कर था उसको कम करवाना चाहते थे। गांधी जी ने दांडी मार्च इसीलिए किया था। कब से कब दांडी मार्च किया था? 12 मार्च 1930 से ये चला था, और 6 अप्रैल 1930, ठीक है, 6 अप्रैल 1930, ठीक है, यह यहाँ पर ख़त्म हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें कौन सा सही हो जाएगा। यस आर दिया है तो यस तो सही है, आर लेकिन गलत है, सी वाला आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, हाँ ये वाला क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम, रून्स एंड राइन्स, यंग इंडिया, न्यू इंडिया। अब जो जो याद है उसको कर लीजिए, जो नहीं याद है उसको लगा दीजिएगा, वैसे फिर जब हो जाएगा। अब बताइए इंडिया विंस फ्रीडम किससे रिलेटेड है? तो इंडिया विंस फ्रीडम कहाँ है? फ्रीडम का फ्रीडम मतलब क्या होता है? आज़ादी होता है। आज़ादी कहाँ है? तो आज़ादी यहाँ है, तो इंडिया विंस फ्रीडम कहाँ हो जाएगा? अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम, जिससे ऐसे याद कर लीजिए, फ्रीडम है यहाँ पे, यहाँ पर आज़ादी है। बस कुछ चीज़ें ऐसे याद करिए ताकि याद ना करना पड़े, नहीं तो इतना सिलेबस, इतना ब्रॉड सिलेबस है, कहाँ से क्या पूछ लिया जाता है कुछ नहीं समझ में आता। कुछ चीज़ें ऐसे याद करिए ताकि वहाँ पर हमेशा लगा दीजिए। अब देखिए, यंग, गांधी जी चाहते थे कि हमारे पीछे यंग लोग चलें। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी हो जाएगा। न्यू इंडिया कौन देखने आया था? एनी बेसेंट देखने आई थी न्यू इंडिया। रून्स एंड राइन्स, ये सुनील गावस्कर। ठीक है, अब इनको नहीं, यही है। अब देखिए कौन सा, डी का चौथा और सी का तीसरा, तो डी का चौथा और सी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का पहला, पहली वाला ही सही है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच मैत्रेय काल निम्न में से कौन प्रदर्शित है? मतलब मैत्रेय काल मतलब फ्रेंडशिप वाला काल। ठीक है, कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर रिप्रेजेंट द अनएनिमिटी, ठीक है, पीरियड बिटवीन इंडिया नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, मतलब दोस्ती वाला काल कौन सा था? ये 1916 से 22 तक जो था ये दोस्ती वाला काल था। कौन कौन दोस्ती कराने के पीछे था महत्वपूर्ण? तो ये इसमें एनी बेसेंट और तिलक जी का सबसे ज़्यादा योगदान था। जो 1916 में लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, इसी में नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग, ये कांग्रेस, सब एक ही आए थे। ठीक है, तो इसलिए ये लखनऊ वाला बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सेशन कौन किया था? मजूमदार। इसके अध्यक्ष कौन थे? मजूमदार थे। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय, तो ये आपको पता होगा कौन था। ये थे नहीं, बहुत महान व्यक्ति थे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। किस दल से थे? ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कब किस दल से थे? उदारवादी दल से थे, लिबरल। ठीक है, उदारवादी लिख देते हैं, उदारवादी दल से थे। अब ये एक बार ये भी पूछा गया था कि ये कहाँ से मतलब चुने गए थे सांसद,
तो कहाँ से संसद चुने गए थे? फिन्सबरी से। तो ये भी लिख देता हूँ, फिन्सबरी, फिन्सबरी से ये संसद चुने गए थे। तो और कब चुने गए थे? ये 1892 में चुने गए। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग टाइप से। 1892 भी पूछा गया है, उदारवादी दल से थे ये भी पूछा गया है, फिन्सबरी से थे ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो 1892 से उदारवादी दल से, जैसे अभी कौन, जैसे मान लीजिए आपके कोई नेता, जो आपके फेवरेट नेता होंगे, वो कोई लड़ रहा होगा, ठीक है, या अब वो कहीं किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से लड़ रहा होगा, और वो बताइए किस पार्टी से लड़ रहा होगा, कांग्रेस से, बीजेपी से, या अदर पार्टी से, किसी पार्टी से लड़ रहा होगा, ठीक है, और वो कब लड़ रहा होगा, अभी 2024 में लड़ रहा होगा। तो वही इनके बारे में भी, दादा भाई नौरोजी के बारे में भी इतना सब याद रखना है कि वो कहाँ से कब लड़े और किस जगह से लड़े, किस पार्टी से लड़े, बस। अब देखिए यहाँ पर 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? बताइए किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? पंजाब में, पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो कहाँ पूर्ण बहुमत मिला था, तो ये भी बता दीजिए। एक तो मध्य प्रांत, 5 जगह मिला था पूर्ण बहुमत। एक मध्य प्रांत हो गया, ये तो हो ही गया। एक बिहार में पूर्ण बहुमत मिला था, ये भी यहाँ भी मिला था। मद्रास में हुआ था, तो ये भी, तो एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 2 और है, वो कहाँ मिला था? एक अपने यहाँ मिला था। अपने यहाँ मतलब संयुक्त प्रांत, पहले पहले संयुक्त प्रांत कहलाता था। तो यहाँ पर लिख दीजिए संयुक्त प्रांत। यहाँ पर भी पूर्ण मतलब मिला था, इनको पूर्ण बहुमत मिला था। और एक पांचवा कौन होगा, ये चौथा हो गया। पांचवा कौन होगा? उड़ीसा में मिला था पूर्ण बहुमत। तो आपसे अगर कोई पूछे कहाँ कहाँ पूर्ण बहुमत मिला था, प्रांत मतलब मध्य प्रदेश के एरिया में, बिहार, ठीक है, और मद्रास में, संयुक्त प्रांत में, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में। अब कहाँ कहाँ पर ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी? तो ये कहाँ पर? बम्बई में, ठीक है, बम्बई में माइनूट सी एक वोट से सिर्फ मतलब पीछे हुई थी, बस एक वोट से, और सबसे बड़े दल ही था, लेकिन एक वोट से वो बहुमत नहीं पाई थी। बम्बई हो गया, असम हो गया, ठीक है, असम हो गया, और उत्तर पश्चिम प्रांत हो गया, ठीक है, क्या? उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत। यहाँ पर भी सबसे, यहाँ तीनों जगह क्या हुआ? बम्बई, असम, उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। और कहाँ पर बहुमत प्राप्त करने में वंचित रह गई थी? ये पंजाब सिंध में, ठीक है, पंजाब और सिंध क्षेत्र में ये बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई थी। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, कहाँ कहाँ पर ये सरकार अभी तो बहुमत की बात करें, कहाँ मिला था कहाँ नहीं मिला था, ठीक है, अभी ये सब बात की। अब पूछ लिया जाएगा कहाँ कहाँ पर सरकार बनाई थी, तो कहाँ कहाँ पर सरकार बनाई थी, तो याद रखिएगा ये कहाँ पर? 1937 में। ये संयुक्त प्रांत में अपने यहाँ बनाई थी, मध्य प्रांत में, बिहार, बम्बई में भी बना ली थी, ठीक है, बम्बई, मद्रास, उड़ीसा, यहाँ पर तो सरकार बनाई थी, ठीक है, कौन? कांग्रेस ने। लेकिन मुस्लिम लीग, ये पंजाब में कौन बनाया था? मुस्लिम लीग और यूनिस्ट पार्टी एक थी, ये दोनों मिलकर बनाए थे। कहाँ पर? पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनिस्ट पार्टी ने मिलकर बनाया था। बंगाल में कौन मिलकर बनाया था, क्योंकि बंगाल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो मुस्लिम लीग और एक कृषक प्रजा पार्टी है। बंगाल की अगर बात करें, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये, बंगाल में मुस्लिम लीग और कौन है? एक है कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी। इन दोनों ने मिलकर बंगाल में 1937 में बनाया था। और पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनिस्ट पार्टी ने, ठीक है, यूनिस्ट। तो चलते हैं, इतना तो याद रखना पड़ेगा आपको। अब देखिए यहाँ पर, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंखों में आंसू पोंछना होगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी का है। ये कब कहे थे, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो ये 14
अगस्त 1947 को कहे थे कि मेरा उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंखों में आंसू पोंछना होगा। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने लगाया था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें कुछ बताना नहीं है, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, अब देखिए, ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह नारा, क्योंकि ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया था। ठीक है, कहाँ पर कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये कहा था सिंगापुर में। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन अभी आया ही था हाल ही में किसी पेपर में। कब कहा था ये भी आपसे पूछ सकता है कि 1944 में। तो देखिए, आप ये मत सोचा करिए कि ये सब सिंपल है सवाल ये सब नहीं आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं ऐसे बताता हूँ जो प्रेजेंट टाइम में आया हुआ है। ठीक है, तो ये सिंगापुर में बोले थे और ये 1944 में बोले थे। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है। कहाँ हुआ था? तो ये पहले पुणे में होने वाला था। ठीक है, पूना में होना था, बट क्या हुआ? होना था, एक बीमारी थी प्लेग, जैसे आज कोरोना है वैसे प्लेग फैला था। ठीक है, प्लेग फैल गया था, तो उस समय जब प्लेग फैल गया था तो इसको शिफ्ट कर दिया गया कहाँ? बम्बई में। तो बम्बई में एक कॉलेज था तेजपाल। ठीक है, तेजपाल, कौन सा कॉलेज? तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये कॉलेज था। यहाँ पर 28 दिसंबर कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी। तो WC बनर्जी याद करते होंगे आप। ठीक है, तो ये सब तो पता ही हो, जितना बताया हूँ सब कुछ पता ही होगा आपको। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ पर? बम्बई में। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वायलांग में कितने समय का अंतर होगा? ज्योग्राफी से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए ये प्यारा भारत है अपना। ठीक है, ये एक मिनट, ये प्यारा भारत है। और यहाँ से, ठीक, यहाँ के बीच में कितने देशांतर का अंतर है? 30 देशांतर का अंतर है। ठीक है, जब 30 देशांतर का अंतर है तो एक देशांतर के अंतर में कितने मिनट का होता है? 4 मिनट का। तो 3 चौक 12, तो कितना हो जाएगा? 30 गुणे 4 हो जाएगा। इसके बाद नीचे कितना हो जाएगा? घंटे का पूछ रहा है, कितने घंटे का अंतर है, तो 60 कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये कट गया ये, तो ये 2 आ गया। 2 घंटे का अंतर है। ठीक, तो कितने घंटे का अंतर है? 2 ही घंटे का। मतलब जितना देशांतर है उसे 4 से गुणा कर दीजिए। घंटा पूछा है तो घंटा से 60 से भाग कर दीजिए, बस हो गया। अब देखिए, यहाँ पर कौन सा कोड सही है? तो कटक, लुधियाना, नासिक, उज्जैन, गोदावरी, क्षिप्रा नदी, ये नहीं मतलब सही सुमेलित कीजिए, कौन सा सही? हाँ, कटक किस नदी के किनारे है? तो कटक किस नदी के किनारे है? महानदी के किनारे है कटक। लुधियाना किस नदी के किनारे है? तो लुधियाना किस नदी के किनारे हो सकता है? सतलज नदी वहाँ बहती है। नासिक किस नदी के किनारे होगा? बहुत बार पूछा गया है, नासिक किस नदी के किनारे है? नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। उज्जैन बहुत बार, सबसे ज़्यादा अगर पूछा गया कोई क्वेश्चन किस नदी के किनारे है तो ये उज्जैन वाला। ठीक है, एग्जामिनर को पता नहीं क्या इससे मिलता है। ठीक है, उज्जैन, तो उज्जैन किसकी नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है। नासिक, गोदावरी, लुधियाना, सतलज, कटक महानदी के किनारे है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? अरब सागर की बात कर रहे हैं तो अरब सागर में दो नदी हैं वही बार बार पूछता है। ठीक है, कौन सी? ताप्ती और गोदावरी। तो ताप्ती और गोदावरी जो नदी हैं ये अरब सागर, मतलब जो ये प्यारा भारत, यहीं से ये ताप्ती और ऊपर से गोदावरी।
ताप्ती, ये मान लीजिए ये सतपुड़ा एक पर्वत है, एक यहाँ पर एक पर्वत है, कौन सी, सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत का एक दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग से ये मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से निकलती हुई जाके कहाँ पर गिर जाती है, अरब सागर में। अब ये जो नदी होती हैं, चाहे ताप्ती हुई चाहे गोदावरी हुई, ये सब क्या बनाती हैं इधर जाके, ये सब एस्चुरी बनाती हैं। और जो इस साइड जितनी भी नदियाँ जाती हैं ये सब क्या बनाती हैं, ये सब डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इस साइड की नदियाँ बहती हैं, जो पूर्व में बहती हैं, वो क्या बनाती हैं, तो डेल्टा बनाती हैं। जो इधर जब बहती हैं नदियाँ वो एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी मतलब ये बहुत ऊपर से गिरती हैं, यहाँ थोड़ा ऊंचाई है तो नीचे गिरती है, तो वाटरफॉल भी बहुत बार बनते हैं इस साइड। ठीक है, गोदावरी क्या नदी इसकी विशेषता है, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का बोली जाती है। ठीक है, कृष्णा नदी की विशेषता क्या है, तो यह कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट यहाँ से महाबलेश्वर से निकलती है, पूर्वी घाट में जाके मिलती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। सर्वोत्तम किसका संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो सर्वोत्तम किसका संगमरमर कहाँ पाया जाता है, जहाँ से हर जगह हर चीज़ें का निर्माण होता है, तो ये मकराना में। ठीक है, चाहे आज की बात करें अयोध्या मंदिर, यहाँ भी इसी पत्थर का प्रयोग किया गया, चाहे आप ताजमहल का बात करें वहाँ भी इसी पत्थर का प्रयोग किया गया, मकराना। अब यहाँ पर देखते हैं, सागौन, देवदार, सुंदरी, सिनकोना, क्या करना है इसमें, सुमेलित करना है। कौन सा कह रहे हैं, कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो सागौन कहाँ पाया जाता है, तो सागौन कहाँ पाया जाएगा, तो सागौन कहाँ पाया जाता है, हिमालय का तराई क्षेत्र। अगर यहाँ पर मध्य भारत बोला जाता सागौन तो ज़्यादा सही रहता। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन आपका लोक सेवा आयोग ने दिया है वही मानना पड़ेगा। अब बताइए, ये देवदार ये कहाँ पाया जाता है, देवदार का वृक्ष जो हिमालय के उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, सुंदरबन, सुंदरी, सुंदरबन डेल्टा में, इसी से समझ जाइए, सी का तीसरा। ठीक है, तो सी का तीसरा यही है, यही है। और सिनकोना कहाँ पाया जाता है, तो सिनकोना मध्य भारत में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर, ये यहाँ पर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, सागौन हिमालय का तराई क्षेत्र, देवदार हिमालय का उच्च क्षेत्र, सुंदरी सुंदरबन, सिनकोना मध्य भारत। ठीक है, राजस्थान इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है, मतलब राजस्थान में जो इंदिरा नहर है कहाँ से निकलती है, किस नदी से, सतलज नदी से निकलती है। तो सतलज नदी से निकाला गया है। राजस्थान में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि काफ़ी ज़मीन ये सिंचित करती है। ठीक है, ये जानते हैं कहाँ से, जो हरिके बैराज है, हरिके बैराज मतलब वहाँ पर दो नदियों का संगम है, सतलज और ब्यास। ठीक है, यहाँ मान लीजिए हरिके बैराज है, तो यहाँ पर ये सतलज नदी आती है और ब्यास नदी, तो ये दो नदियों का संगम निकाल के ये कौन सी नदी, इंदिरा नहर निकाला गया है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, तो 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय एरिया है, जैसे कौन सा एरिया कह सकते हैं हम, जैसलमेर कह सकते हैं, बाड़मेर कह सकते हैं, वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर ये एरिया मतलब ये इंदिरा नहर क्या कहते हैं, या जीवन रेखा के समान कह सकते हैं। ये इसका निर्माण कब शुरू हुआ था, तो इसका निर्माण 1958 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है, जल विद्युत गृह कहाँ स्थित है, तो जल विद्युत कहाँ स्थित है, कोयना। ठीक है, तो ये आपका कोयना में जल विद्युत गृह स्थित है। अब ये कोयना है कहाँ, तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में और कौन कौन सी है, एक जल विद्युत है खोपोली। ठीक है, खोपोली याद रखिएगा। एक है मीरा। ठीक है, कोयना तो है ये पूरा जल विद्युत। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब ये क्या है, ट्राम्बे, ये ताप विद्युत है। ठीक है, ट्राम्बे ताप विद्युत है। ये भी महाराष्ट्र में है। और ये नवेली क्या है, तो नवेली ये आपका तमिलनाडु में ही स्थित है। ये भी आपका ताप विद्युत है, ताप विद्युत है नवेली, ताप विद्युत। ठीक है, ये नवेली याद रखिएगा, ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है।
हल्दिया बंदरगाह में कौन सी वस्तु आयात की, हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है। गुड्स इंपोर्ट एट हल्दिया पोर्ट्स, हल्दिया पोर्ट से कौन सा गुड इंपोर्ट किया जाता है। तो हल्दिया पोर्ट से पेट्रोलियम पदार्थ, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ का इंपोर्ट किया जाता है हल्दिया पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन लौह क्षेत्र है, लौह क्षेत्र कौन सा है। आयरन ओर रीजन कौन सा है, तो आयरन ओर रीजन कौन सा है, कुद्रेमुख, ठीक है, कुद्रेमुख एक आयरन ओर रीजन है। अब देखिए यहाँ पर कुद्रेमुख के अलावा कौन सा है, बाबू बूदन याद रखेंगे, बाबू बूदन ये भी लौह अयस्क का क्षेत्र है। बेल्लारी, बेल्लारी ये भी यहीं पर है, कर्नाटक में ही है, सब बता रहा हूँ, ठीक है, कहीं नहीं, ये भी कर्नाटक में ही है कुद्रेमुख, ठीक है, बेल्लारी हुआ। और ये एक हासपेट, हासपेट ये भी आपका यहीं पर है, हासपेट, ठीक है। इन क्षेत्रों से लौह अयस्क प्राप्त होता है। और एक स्थान है चित्रदुर्ग सिमोगा, यहाँ से भी लोहा प्राप्त होता है, ठीक है। झरिया से क्या प्राप्त होता है, झरिया से कोयला प्राप्त होता है, ठीक है, याद रखिएगा, झरिया से कोयला प्राप्त होता है, इम्पोर्टेंट है। कहाँ है, झारखंड में। सिंह भूमि से क्या प्राप्त होता है, सिंह भूमि से, सिंह भूमि से लौह प्राप्त होता है। कैसे याद करेंगे, सिंह लिखा गया है तो सिंह मतलब शेर, शेर की ताकत क्या होती है, लोहे जैसी होती है, तो लौह ये कहाँ है, सिंह भूमि, ये झारखंड में है, झारखंड में है, और यहाँ से लोहा प्राप्त होता है सिंह भूमि से, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा ये सब, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, ग्रह है, उपग्रह, पुच्छल तारे, कृत्रिम उपग्रह है। प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉयड, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मून, यूरेनस, मैरियन, हेली। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बताइए कौन सा सही है। तो ग्रह कौन सा है, प्लैनेट, यूरेनस तो एक प्लैनेट ही है ना, तो ये तो वही, एक का दूसरा, तो एक का दूसरा यहाँ है, ये भी काट दीजिए, ये भी काट दीजिए। आप कह रहे हैं उपग्रह कौन सा है, तो उपग्रह कौन सा है, तो अपना उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा ही है, तो ये चंद्रमा ही उपग्रह है, तो बी का पहला, तो ये भी अभी नहीं मिला है। पुच्छल तारा है कौन, एस्ट्रॉयड और कृत्रिम उपग्रह, तो ये मैरियर और हेली, इसी दोनों में कंफ्यूज किया है, ठीक है। काफ़ी बच्चों का हो सकता है गलत हुआ होगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन ये था। तो ये बताइए पुच्छल तारा कहाँ पर लगाएंगे, तो पुच्छल तारा, हेली एक पुच्छल तारा है, ठीक है, हेली क्या है, एक पुच्छल तारा है, ये मतलब एस्ट्रॉयड है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी है, मैरियर, तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैरिनर है, मैरिनर, ठीक है। तो इसका पहला वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है, होगा, होगा नहीं मतलब होता ही है, हमेशा होता ही है। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। इसी दिन क्या होता है, 21 जून को योगा डे, मतलब योगा डे इसीलिए मनाया जाता है 21 जून को, ताकि सब पूरा एकदम करते रहें पूरा दिन, ठीक है। तो दिन बड़ा होगा तो करते रहेंगे, तो सबसे बड़ा दिन 21 जून को, ठीक है। अगर यहाँ पर किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था कि आपका उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, ठीक है, तब आपका ये क्वेश्चन सही होता। क्योंकि आपका 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है, दक्षिण, जैसे हमारा ये प्यारा भारत है, ठीक है, सॉरी प्यारा भारत करें, पृथ्वी है हमारी प्यारी पृथ्वी। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये इक्वेटर गुजर रहा है, तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे ऊपर, तो यहाँ पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। लेकिन अगर वही यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। ये अगर पूछे इक्विनॉक्स, एक होता है इक्विनॉक्स, ये कब होता है, तो यहाँ पर 21 मार्च को इक्विनॉक्स होता है, 21 मार्च को इक्विनॉक्स होता है। और इस साइड कितना होता है, 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है, ठीक है। तो मतलब इक्विनॉक्स क्या होता है, इक्यू मतलब सेम, सेम, ठीक है। तो इक्यू मतलब सेम, सेम मतलब क्या कर रहे हैं कि जो आपका दिन और रात होता है वो यहाँ पर सेम होता है। 21 मार्च को दिन और रात 12 घंटे का दिन होगा तो 12 घंटे का रात होगा। 23 सितंबर को 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे का रात होगा। ये दक्षिणी गोलार्ध में। इक्वी मतलब जब आ जाए तो ये दिमाग में रख लीजिएगा कि दोनों सेम की बात कर रहा है कि दिन कब 12 घंटे का, रात
रात का 12 घंटे का। और ये अगर सबसे बड़ा कहे तो 21 जून को होता है, यहाँ 22 दिसंबर को होता है। तो ये क्वेश्चन भी में थी थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है। तो अगर किस तारीख को सबसे बड़ा दिन, अगर हम अपने ये उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे तो 21 जून लगा दीजिए। और क्या, ग्रह के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य होते हैं? ठीक है, ग्रह के बारे में कौन से कथन सत्य होते हैं ये बताइए। ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं होते हैं। नहीं, गलत है। आपको दिखते हैं, सब ग्रह दिखते रहते हैं। कभी मतलब दूरबीन या उससे कहते हैं स्कोप से देखते हैं, या कभी जो वैज्ञानिक होते हैं चाहे नासा वाले चाहे इसरो वाले कैसे देखते हैं ग्रह, चमकते ग्रह देखते हैं। आप भी कभी कभी देखते होंगे, शायद शनि को क्या देखते होंगे कभी कभी। अब देखिए, ये अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते, ये बी वाला सही है, क्योंकि ये अप्रकाशवान होते हैं लेकिन ये चमकते क्यों हैं? क्योंकि सूर्य, ये पृथ्वी मान लीजिए, ये पूरा ग्रह चारों ओर ये चक्कर, यहाँ सूर्य हैं, ये सूर्य भगवान यहाँ बीच में पड़े हैं। तो जब इनकी रोशनी जाती है तो ये चाहे ऐसे ऐसे, ये पूरा ग्रह है सब पे जाती रहती है इनकी रोशनी, तो ये उसी सूर्य की रोशनी से ही चमकते हैं, इसलिए हमको सब ग्रह चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो इनमें प्रकाश तो नहीं होता, फिर भी ये चमकते रहते हैं। ठीक है, तो यही है, दे आर लैक ऑफ लस्टर स्टिल ब्रिंग ब्राइट्स। ठीक है, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, यही आपका सही होगा। अब यहाँ पर देखिए, तिथि निर्धारक रेखा ग्रीनबस से 12 घंटे का अंतर है। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो इसमें कौन सा सही है? तो एस आर दोनों सही है, आर एस की सही व्याख्या करते हैं। जो तिथि निर्धारक रेखा है, जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये 180 डिग्री, जो 180 डिग्री, इसमें 12 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, कैसे? मतलब आपको मान लीजिए ये 12 घंटे का अंतर दिया है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो 180, अब गुणे हमेशा 4 से गुणा करते हैं, तो 4 से गुणा कर दीजिए, तो 18 चौक 72 हो जाएगा, 720 हो जाएगा, 720 हो गया, इसको 60 से भाग कर दीजिए, तो ये से कितना हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा। तो 12 घंटे का अंतर आ ही गया, तो ये सही व्याख्या कर रहा है। तो ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। ठीक है, तो ये जो देशांतर ऐसे जो गुजरता है, ठीक है, ये कहाँ से गुजर रहा है? ये आपका फ्रांस है, स्पेन है, फिर भूमध्य सागर है, इधर घाना उना से होकर गुजरता है। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। किस जहाज़ का सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक निम्न में से किस मार्ग से जाना चाहिए? तो मतलब किसी जहाज़ का सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? समुद्री धारा को, समुद्री हवा को, देशांतर को, या अक्षांश को? मतलब कह रहे हैं कि अगर हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, सबसे कम समय लगाना है, तो हम क्या फॉलो कर सकते हैं? ठीक है, समुद्री धारा फॉलो कर सकते हैं, समुद्री हवा, देशांतर, या अक्षांश। तो हम क्या फॉलो करेंगे? देशांतर ही फॉलो करेंगे। ठीक है, देशांतर में क्या, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो ठीक है, देशांतर ऐसे ऐसे है पूरा देशांतर। तो अगर हम देशांतर में 180 देशांतर से पूरब से पश्चिम जाते हैं, ठीक है, तो पूरब से यहाँ से पश्चिम जाते हैं, तो पूरब से पश्चिम जाने पर एक दिन कम हो जाता है। ठीक है, एक दिन कम होता है, ये कि याद रखिएगा, अच्छा फैक्ट है कि अगर पूरब से पश्चिम जाएंगे, पूरब से ऐसे लिखिए, यहाँ पूरब लिखिए और यहाँ पश्चिम लिखिए। ठीक है, पूरब से पश्चिम जाएंगे तो एक दिन कम हो जाता है, लेकिन अगर हम पश्चिम से पूरब जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाता है। मतलब अगर हम इंग्लैंड से भारत आएंगे, क्योंकि हम इंग्लैंड पश्चिम में है और हम भारत पूरब में है, तो ये अगर पश्चिम से पूरब आएंगे तो हम एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये लग गया है। ठीक है, कभी कभी हम बताते कुछ और है, लग कुछ और जाता है। ठीक है, ये देशांतर होगा। ठीक है, तो अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय में पहुंचना है तो देशांतर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो देख लीजिए, सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। दूसरा अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा है। तीसरा क्या है? नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, चौथा क्या है? साउथ अमेरिका है।
ठीक है। इसके बाद अंटार्कटिका, वो जो बर्फ़ वाला है, ठीक है, तो अंटार्कटिका आपका, ठीक है, वो है। इसके बाद यूरोप है, ठीक है, तो यूरोप है आपका। यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो कौन सा, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच, छः, सात। तो ऐसे ही याद रखें, सबसे छोटा कौन सा होगा, ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया, अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, चाचा चौधरी के यहाँ जाएंगे, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, फिर ब्राज़ील में जाएंगे, साउथ अमेरिका, ठीक है, इसके बाद अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। यूरोप भी ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है, तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा चीज़ है, वहाँ जनसंख्या कम, एक ही देश ही है पूरा, तो वहाँ पर एक लोग के पास 500 बीघा ज़मीन होती है, ठीक है, 500 बीघा तो जो सबसे छोटा किसान होगा उसी के पास होती है, और बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर बहुत रेगिस्तान भी है, ज़्यादा फर्टाइल लैंड नहीं है वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है, क्यों किया जाता है, बड़े बांध नहीं बनाना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक असंतुलन पैदा करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये है आपका ये, अब यहाँ पर बड़ा सा बांध बना दिया गया, तो यहाँ पर जितना भी पानी है, ये बहुत बड़ा बांध बना गया, यहाँ पानी ये सब इकट्ठा हो गया, ठीक है, तो ज़्यादा अगर पानी इकट्ठा हो गया तो आसपास के गांव भी डूब जाएंगे, यहाँ पर जितने जंगल होंगे वो तो जंगल बर्बादी हो जाएंगे, ठीक है, तो अप्राकृतिक संतुलन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, मेन यही है, ठीक है, तभी बड़े बांध बनाने का हमेशा विरोध होता है। नर्मदा देखिए कितना विरोध हुआ था सरदार सरोवर बांध बनाने में। अब यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन है, उच्च दाब क्षेत्र भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या होती हैं, बताइए वो क्या होती हैं। तो वो क्या होती हैं, ट्रेड विंड होती हैं, ठीक है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर में चलने वाली पवनों को ट्रेड विंड कहते हैं, ठीक है। ये मेनली चलती कहाँ है, तो ये 30 अंश जो उत्तरी अक्षांश, ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये तो जीरो हो गया, तो यहाँ पर 30 डिग्री जो उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है, वहाँ पर चलती हैं। तो 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी, यहीं पर ये ट्रेड विंड चलती हैं। तो 30 डिग्री लगभग कहाँ पे आएगा, ये भूमध्य सागर के ही एरिया में आएगा, उधर नीचे एकदम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहीं पर ये और ये 30 डिग्री अक्षांशों के पर ये व्यापारिक हवाएं चलती हैं, ठीक है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवाएं को व्यापारिक पवनें, ये सब आप कॉन्सेप्ट हम आपको ज्योग्राफी जो पढ़ाए हैं आप वहाँ पर, पूर्वावलोकन घटना चक्र वहाँ पर डिटेल में करवा चुके हैं, वहाँ पर एक बार जाके देख लीजिए, एकदम डिटेल में करवाया गया है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। कल आपका 1992 का भी कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन में पूरा ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, जल्दी से जल्दी, ठीक है। सिर्फ आप सब देख लीजिएगा, अगर आज पसंद आए तो मतलब लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।